कहानी विशोभा में मैं आपके सामने मालती जोशी जी की कहानी प्यार के दो पल बहुत हैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्यार के दो पल बहुत हैं को मैं दो भाग में बांटकर पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। प्यार के दो पल बहुत हैं पार्ट 1। स्वेटर हाथ में थामे हुए मैं कोई 10 मिनट से काउंटर पे खड़ी थी। लाल रंग की जमीन पर दौड़ते हुए सफ़ेद खरगोश की एक एक भंगिमा मुझे याद हो गई थी। उस डिजाइन का एक एक फंदा मेरे जेहन में उतर गया था, परंतु सेल्समैन को मेरी ओर देखने की फुर्सत नहीं थी। दुकान के सारे अमले का ध्यान दुकान के मुख्य द्वार की ओर सिमट गया था। शायद किसी वीआईपी कस्टमर की आमद थी। लोग वहां बिछे जा रहे थे और मैं तथा मुझ जैसे सामान्य ग्राहक असहाय भाव से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे मेरी असहायता खींच में बदल गई और मैंने तकलीफ से कहा, भाई साहब क्या 1 मिनट इधर देखेंगे? मेरी आवाज़ शायद ज़्यादा ही ऊंची हो गई थी। मैं एकदम सचेत हुआ और मुझसे मुखातिब होकर बोला, हाँ बोलिए मैडम। बोलना क्या है? घंटे भर से इस स्वेटर के दाम पूछ रही हूँ, आपको फुर्सत ही नहीं है। उस पर प्राइस टैग लगा हुआ है मैडम, आप चाहती तो इतनी देर में पढ़ सकती थी। मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ, फिर भी अपनी झेप मिटाते हुए मैंने कहा, वह तो बताने वाली प्राइस है, देने वाली कीमत बोलिए। मैडम यह स्टोर है, गुमती नहीं है, यहाँ मोल भाव नहीं होता। उसने जैसे मुझे मेरी औकात बता दी थी। एक तीखा सा उत्तर मेरी जुबान पर आ गया था, पर उसे सुनने की फुर्सत नहीं थी। उसे किसी ने आवाज़ दी थी और एक फ्लावर्स का एक बंडल लेकर वह बीच वाले काउंटर पे चला गया था। मैं निरुपाय भाव से उसे देखती रह गई। बहन जी, मेरे बगल में खड़े सज्जन ने कहा, आप बेकार हलाकान हो रही हैं, इस समय कोई आपकी ओर ध्यान नहीं देगा। दुकान में कलेक्टर की मिसेज आई हुई है, इस समय और किसी की पूछ फर्क नहीं होगी। क्या मतलब? क्या कलेक्टर की मिसेज ही पैसे देती हैं? हम लोग क्या सैत मैत में खरीदते हैं? आप उल्टा बोल रही हैं। सैत मैत में तो ये लोग ही खरीदते हैं, ऊपर से रौब भी झाड़ते हैं। भाड़ में जाए ऐसा रौब, मैंने कहा और पैर पटकते हुए बाहर चली आई। करीब दर्जन भर आंखें मेरी ओर घूम गई थी। शायद उसमें मिसेस कलेक्टर की भी आंखें हों, पर मुझे परवाह नहीं थी। मैं तो इतना ताव में थी कि अपने बच्चे को भी भूल गई थी। बेचारा बबलू घिसटता हुआ मेरे पीछे पीछे चला आया था। मैं उसी तैश में सीढ़ियाँ उतर रही थी कि किसी ने पुकारा, आशु, अश्वनी। चौंक कर देखा, दुकान के लॉन्ज में सिगरेट के कस लेता हुआ एक सुदर्शन व्यक्ति खड़ा है। लोग हाथ बांधे उसके आसपास खड़े हैं। आशु, मुझे पहचाना नहीं? मैं रवि, मतलब रवि शंकर माथुर, हमारे नए कलेक्टर। पेपर में पढ़ा तो था, पर पता नहीं था कि आप ही होंगे। मैंने मरियल सी आवाज़ में कहा। अच्छा, ये मैं आप कब से हो गया? और सुनाओ, यही तो आजकल। और यह आपके साहबजादे हैं? द ओनली चाइल्ड। बरखुदार अपना नाम बताइए। और इनके पापा कहाँ हैं, क्या करते हैं? मुझे याद नहीं कि उसने और क्या क्या पूछा। मैंने कितने प्रश्नों के उत्तर दिए, कैसे दिए। बाद में लगा कि अच्छा होता कि उसकी किसी भी बात का जवाब ना देती, सीधे पीठ फेर कर चली आती। उसके प्रजाजनों के सामने उसकी अच्छी किरकिरी होती। पर वह मुलाकात इतनी अप्रत्याशित थी कि उस समय तो मैं बौखला ही गई थी। वह तो मुझे अपनी पत्नी से भी मिलवाना चाह रहा था, पर मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी। मिसेस कलेक्टर के सम्मान में अभी भीतर जो नाटक हो गया था, उसकी उसे जानकारी नहीं थी, पर उस औरत से सामना करने का मुझ में न हौसला था न शौक ही था। कितनी हसरत से, कितनी हिम्मत जुटाकर शहर की उस सबसे महंगी दुकान में पांव दिया था। इस बात तय कर लिया था कि अपने लाडले की 5वीं वर्षगांठ पर इसी दुकान से ड्रेस खरीदूंगी। बस सारा मूड हवा हो गया। मन तो हुआ था सीधे घर लौटाऊं, पर बबलू जो साथ में था उसे निराश करने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और उसे तो सिर्फ कपड़ों से मतलब था, खिलौनों से मतलब था। सस्ती महंगी दुकान से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लिहाजा अपने को हेल कर
मैं दुकानों में जाती रही, केक का ऑर्डर दिया, रिटर्न गिफ्ट के लिए चीज़ें खरीदी, नाश्ते का सूखा सामान लिया, फिर उसकी मनपसंद ड्रेस लेकर हम घर लौट आए। चलते चलते उसने एक गन की भी फरमाइश कर दी थी, सो वह भी पूरी करनी पड़ी। लौटकर खाना बनाने की ताकत नहीं थी, सो मैं पाव भाजी लेते आई थी। खाकर मैं तो निढाल होकर बिस्तर पर लेट गई। बबलू अपनी गन से कारगिल खेलता रहा। मैं मुक्त भाव से उसका एकल अभिनय देखते हुए दुकान का अप्रिय प्रसंग भूलने की चेष्टा करती रही। बिस्तर पर लेटे लेटे जब मैंने अपने मन को ईमानदारी से टटोला तो पता चला दुकान में जो घटा वह अप्रिय तो था, पर अप्रत्याशित नहीं था। हम मध्यम वर्गीय खरीदारों को तो दुकानदारों के ऐसे तेवर झेलने की आदत होती है। मन में जो कसक रहा था वह कुछ और ही था। उसका सीधा संबंध रवि से था। आदरणीय रवि शंकर माथुर, जिलाधीश जी। जीवन के इस मोड़ पर टकराने की क्या जरूरत थी? एक वक्त था जब मैंने आपका साथ चाहा था, पर उस समय तो आप मुंह मोड़ गए थे। मैंने महत प्रयास से उस अध्याय को जिंदगी की किताब से फाड़ फेंका था। मन को एकदम कोरा बनाकर उस पर नई इबारत लिखनी शुरू की थी। मेरे इस आशायास आयोजन में आपकी दखल अंदाजी क्यों? अनचाहे मन अतीत की ओर लौट गया। कितनी पुरानी बात थी, 20-22 साल तो हो ही गए होंगे, पर वह दंश, वह घाव जैसे आज भी उतना ही ताज़ा है। एमए प्रीवियस में पढ़ रही थी मैं। उस दिन फाइनल वालों का फेयरवेल डिनर था। बन सवर कर मैं ठीक 7 बजे हॉल पर पहुंच गई थी। कार्यक्रम की कंपेयरिंग मुझे ही करनी थी, मुझे और रवि को। हम दोनों ने जैसे कॉलेज के हर फंक्शन का ठेका ले रखा था, फिर ये तो हमारा अपना कार्यक्रम था। रवि, आ जाओ, थोड़ी स्क्रिप्ट की लाइन बना लेते हैं। मेरी इस बात का जवाब दिया नरेंद्र ने। बोला, उससे क्या फेयरवेल स्पीच करवाती हो, बल्कि तुम्हें तो उसके लिए भी एक फेयरवेल नोट बनाना चाहिए, एक बुका उसके लिए भी मंगवाओ। मतलब मेरा यार दिल्ली जा रहा है। मैंने प्रश्नार्थ दृष्टि से रवि की ओर देखा। बड़े बेलौस अंदाज में बोला, हाँ अशोक, नरेंद्र ठीक कह रहा है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? आईएएस की कोचिंग के लिए। छोटी चाचा आजकल वहीं है। उन्होंने कहा है आईएएस अगर करनी है तो यहाँ आकर कोचिंग लो। तो क्या परीक्षा नहीं दोगे? फाइनल होता तो शायद दे भी देता, पर अब 1.5 साल बर्बाद करने में कोई तुक नहीं है। ये 2 साल वहाँ लगा दूंगा तो जिंदगी बन जाएगी। मुझे और भी बहुत कुछ पूछना था तभी छात्रों का एक हुजूम सा भीतर दाखिल हुआ और बात वहीं खत्म हो गई। बात क्या, मेरा तो पूरा मूड भी खत्म हो गया था। उस दिन सारा कार्यक्रम मैंने बड़े बेमन से निपटाया। रवि लेकिन बहुत खुश था, पूरे समय चहक रहा था, लोगों की बधाइयाँ ऐसे स्वीकार कर रहा था मानो सचमुच सिलेक्शन हो ही गया हो। मुझे उसके जाने का दुख ज़्यादा था या कि अपनी अहम को ठेस पहुँचने का, यह मैं खुद ही तय नहीं कर पा रही थी। पर एक बात तय है कि इतनी बड़ी खबर किसी तीसरे के मुंह से सुनना मुझे अच्छा नहीं लगा था। 2 दिन तक मैं उससे बात करने को तरसती रही, पर मौका ही न मिला। पता चला टीसी आदि निकलवाने में व्यस्त है, मतलब कि जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। मेरा तो कलेजा मुंह को आने लगा। तीसरे दिन मैंने उसे पकड़ ही लिया। हस्बे मामूल दोस्तों से घिरा हुआ था। चटर्जी सर का पीरियड था, जिसे हम दोनों कभी मिस नहीं करते थे। उसे तो खैर अब कोई परवाह नहीं थी, पर उसकी खातिर मैंने भी पीरियड गोल कर दिया। सारा संकोच त्याग कर सीधे सामने जाकर खड़ी हो गई। रवि, जरा मेरे साथ लाइब्रेरी तक चल सकोगे ना? वह चौंक पड़ा, फिर संभल कर बोला, क्यों, क्या आज क्लास नहीं जाना है? नहीं, लाइब्रेरी में ज़रूरी काम है। वह मना कर नहीं सका। यार लोग भी समझदारी से तितर बितर हो गए। चलो, उसने कहा और साथ हो लिया। मैंने सीधे कैंटीन की राह पकड़ ली। तुम तो लाइब्रेरी जा रही थी ना? नहीं, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है और लाइब्रेरी में बात करना मना है।
उसने शायद खतरे को भांप लिया, वहीं रास्ते में ठिठक खड़ा हो गया। बोलो क्या बात है? बात यूँ खड़े खड़े नहीं हो सकती। कैंटीन ना जाना चाहो तो यहीं कहीं घास पर बैठ लेते हैं। और प्लीज़ इस तरह बार बार घड़ी मत देखो। आज की गाड़ी से ही तो रिजर्वेशन नहीं है ना? वह झेंप गया। फिर हम लोग चुपचाप चलते हुए कैंटीन तक आ गए। जैसा कि मैं जानती थी, इतनी सुबह वह लगभग खाली थी। हम लोग सबसे कोने वाली मेज पर जाकर बैठ गए। हाँ, अब बोलो क्या बात है? उसने बेजार से लहजे में कहा। तो तुम जा रहे हो? हाँ। कितने दिनों के लिए? कह नहीं सकता। 2 साल, 4 साल, जितने भी लग जाएं। जो काम ठान लिया है उसे पूरा करके ही लौटना है। तब तक मैं क्या करूं? कर तो रही हो, प्रीवियस करो, फाइनल करो, चाहो तो पीएचडी कर लेना। वैसे भी लेक्चरशिप तुम्हारी तय है। पीसीएस में भी तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें मैंने अपना कैरियर गाइड नियुक्त किया हुआ है, तो फिर मुझसे पूछने का क्या मतलब है? मैं यह पूछ रही हूँ कि मेरे लिए क्या सोचा है। वह ठठाकर हंस पड़ा। अरे तुम तो एकदम वो परिणीता वाली मीना कुमारी की टोन में बोल रही हो। मुझे क्या करना होगा? उसने मीना कुमारी की नकल उतारते हुए कहा। वह अब भी हंसे जा रहा था, पर जब मैंने उसकी हंसी में साथ नहीं दिया तो चुप हो गया। मैंने कहा, यही समझ लो कि ये मैं परिणीता की मीना कुमारी की तरह ही पूछ रही हूँ, मेरे लिए क्या सोचा है। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। आशु, आर यू सीरियस? क्या तुम सीरियस नहीं हो? सॉरी आशु, पर मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। वी आर जस्ट फ्रेंड। गुड फ्रेंड, नो डाउट, बट जस्ट फ्रेंड। तुम्हें अगर किसी तरह की गलतफहमी हो गई हो तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि इस तरह की बात कभी मेरे मन में उठी ही नहीं। आई थिंक वी आर टू यंग फॉर सच थिंक। उसके बाद वह कब उठकर चला गया मुझे पता नहीं। मैं पत्थर की मूर्ति की तरह देर तक अपनी कुर्सी पर बैठी रही। मुझे सिर उठाते हुए शर्म आ रही थी। लग रहा था जैसे यहाँ उपस्थित सभी ने मेरे अपमान का नाटक देख लिया है। इस कैंटीन के दरो दीवार भी मेरी फजीहत के चश्मदीद गवाह हैं। उसके बाद दोबारा मैं उस कैंटीन में पाँव रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसके बाद मुझ में कॉलेज जाने का भी हौसला बाकी न था, पर प्रिपरेशन लीव्स ने मुझे उबार लिया। हफ्ता भर मैं बिस्तर में ही पड़ी रही। संगी साथी हालचाल पूछने भी आए तो किसी को भी मेरे झूठ पर शक ना हुआ। मेरी शक्ल सचमुच 6 महीने के बीमार किसी निकल आई थी। चेहरे की सारी रौनक हवा हो गई थी। इसी दौरान हमारे ग्रुप ने रवि को एक फेयरवेल भी दे डाला। मेरे जाने का सवाल ही नहीं था। किसी ने इसरार भी नहीं किया, बस अफसोस भर जताया। मेरी सहेलियां मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित भी थीं और आतंकित भी। उन्हें तो मेरे ना आने से खुशी ही हुई होगी। फिर एक दिन कुलदीप मेरे घर आया। कुलदीप मेरा बैडमिंटन में पार्टनर था। हम दोनों कॉलेज के लिए कई बार शीट लेकर आए थे। वह बड़ा ही खिलंदड़ा शरीर और हंसमुख इंसान था, पर उस दिन आया तो बड़ी संजीदा सी सूरत बनाकर सामने बैठा था। बड़ी मरियल सी आवाज़ में पूछा, कैसी हो? बस जिंदा हूँ। उसका चेहरा और लटक गया। वह बड़ी गंभीरता से मेरे इलाज के बारे में पूछता रहा। उसने 2 एक स्पेशलिस्ट के नाम भी सुझाए। उसके बाद खुद ले चलने की पेशकश भी की। उसकी इस संजीदगी पर मुझे बेखास्ता हंसी छूट गई। मैंने कहा, कुलदीप प्लीज़ भगवान के लिए मातम बंद करो। मुझे सिर्फ फ्लू हुआ है और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मेरी कैंसर की आखिरी स्टेज चल रही है। वह फिर भी गंभीर बना रहा। बड़ी देर बाद डूबती आवाज़ में बोला, अगर कैंसर की आखिरी स्टेज होती तो भी मुझे परवाह नहीं थी। मैं घर परिवार से लड़ जाता और तुम्हें डोली में बिठाकर ले जाता। अगर कल को तुम्हें कुछ हो भी जाता तो अपनी हैसियत के मुताबिक एक छोटा मोटा ताजमहल बनवा देता।
पर तुमने मौका ही नहीं दिया। कुलदीप, मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। कुलदीप, ये तुम क्या कह रहे हो? इतना चीखने की जरूरत नहीं है आशु। मैं बिल्कुल अपने होश आवाज में हूँ, लेकिन मैं शायद तुम्हें कभी समझा न सकूंगा कि मैंने कितनी शिद्दत से तुम्हें चाहा है। मेरी ज़बान पर तो जैसे ताला लग गया था। तुमने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया, और वह भी उस नालायक रवि के लिए। पता है उस दिन पार्टी में वह तुम्हारी कैसी मजाक बना रहा था। बोला, अपने ऊपर मरने वाली हर लड़की से अगर मैं शादी करने लगूं तो मुझे तो नवाबों की तरह एक हरम पालना पड़ेगा। शर्म के मारे मैं कुलदीप से आंख नहीं मिला पाई। रवि पर तो इतना गुस्सा आ रहा था कि सामने होता तो मैं उसका मुंह नोच लेती। कुलदीप मेरा इतना अच्छा दोस्त था, पर मैं कभी उसके मन की थाह नहीं ले पाई। शायद इसी तरह रवि भी मेरे मन की बात नहीं जान पाया होगा, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वह मेरी भावनाओं का इस तरह माखौल उड़ाता। मैंने एक साथ 2 दोस्त खो दिए थे, जिनकी एकदम वीरान हो गई थी। पढ़ाई से जी उचट गया था। कोई मुनासिब सा बहाना मिलता तो मैं परीक्षा भी नहीं देती, पर मजबूरी थी। रिजल्ट देखकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं क्या करके आई हूँ। पर घर वाले सख्ती में आ गए। पापा तो रीवैल्यूएशन की जिद पर अड़े थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया जा सका। फाइनल तक आते आते मन का गुबार काफ़ी हल्का हो चला था। पढ़ाई भी मैंने जमकर की, पेपर भी ठीक ठाक ही दिए, पर पिछली कसर पूरी ना हो सकी। सारा कैरियर चौपट हो गया। रिजल्ट आते ही माँ ने हल्ला मचाना शुरू किया तो पापा भी चेते। उन्होंने जोर शोर से वर्षशोधन शुरू कर दिया। बेचारे कहाँ कहाँ से मेरे लिए रिश्ते ढूंढ कर लाते थे। मैं हर एक में अपने सपनों का राजकुमार खोज रही थी, पर निराशा ही हाथ लगती थी। कुछ लोगों ने स्वयं ही मुझे नकार दिया। उनकी दृष्टि में मेरी शैक्षणिक योग्यता उनके अनुरूप नहीं थी। एक जगह लगा कि बात लगभग तय ही है। व्यक्ति सुदर्शन था, नौकरी भी अच्छी खासी थी। भाभी ने जरा डांट कर ही ताकीद कर दी थी कि नखरे मत करना, ऐसे लड़के रोज रोज हाथ नहीं आते। चाय के दौरान उस सज्जन ने पूछा, आप नाटकों में काम करती थी? हाँ, कॉलेज में अक्सर किया है। अभिजीत को जानती हैं? हाँ, हम दोनों ने 1-2 प्ले साथ में किए हैं। फिर तो वह आदमी ऐसे चुप हो गया जैसे मुंह में जबान ही न हो। जाते जाते भैया से कह गया कि हमारे भरोसे ना रहें। बाद में पता चला कि यहाँ आने से पहले अभिजीत वर्मा ने उसे मेरे बारे में काफ़ी कुछ बताया था। वह काफ़ी कुछ क्या था पता नहीं, पर वह मनगढ़ंत तो था ही। बाद में पता चला कि मैं एक मेधावी छात्रा थी, अच्छी वक्ता थी, उत्तम खिलाड़ी थी। बीए फाइनल में मैंने सर्वोत्तम छात्रा का खिताब भी जीता था। मेरी लोकप्रियता पर मुझे और परिवार वालों को नाज था, पर अब उसी का नकारात्मक पहलू सामने आ रहा था। हमारा समाज इतना खुलापन, इतनी लोक मान्यता बर्दाश्त नहीं करता। शादी के मामले में तो बिल्कुल ही नहीं। मुझे एकाएक उन आयोजनों से, उस चर्चा से वितृष्णा हो गई। मैंने बीएड करने की ठान ली। उन दिनों प्रवेश परीक्षा का चक्कर नहीं था, मुझे आसानी से प्रवेश मिल गया। बीएड के बाद सरकारी नौकरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पहली पोस्टिंग इसी सुदूर कस्बे में हुई थी। माँ की इच्छा थी कि मैं किसी स्थानीय स्कूल में नौकरी कर लूँ। पैसा कम मिलेगा तो क्या, अलग गृहस्थी का खर्च भी तो बचेगा। शादी के लिए दौड़ धूप करने में भी आसानी होगी। इसी दौड़ धूप से तो मैं बचना चाहती थी। मैंने सरकारी नौकरी की जिद नहीं छोड़ी। पापा थे तब तक मेरे स्थानांतरण के लिए हाथ पैर मारते रहे। 2 साल बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। माँ मेरे पास आ गई। शादी का प्रसंग टलता चला गया। मम्मा, पापा कब आएंगे? बबलू मेरे गले में अपनी दोनों बाहें डालकर पूछ रहा था। मैं एकदम चौंक कर उठ बैठी। मेरी शादी का प्रसंग टला कहाँ? उसका उपसंहार तो यहाँ सामने बैठा हुआ है। बताओ न मम्मा, पापा कब आएंगे? मैंने घड़ी की ओर देखा। बाप रे, 11:15 हो रहे हैं।
11 बज रहे हैं बेटा, तुम अभी सोए नहीं? मैं पापा के साथ सोऊंगा। पापा तो सुबह आएंगे बेटे, अभी तो वो बस में बैठे होंगे। तुम सुबह उठोगे ना, उससे पहले ही वे पहुंच जाएंगे। प्रॉमिस? नींद से बोझिल पलकों को झपकाते उसने पूछा। प्रॉमिस, मैंने कहा। मेरी ओर से आश्वस्ति पाते ही उसने पलकें मूंद ली और थोड़ी ही देर में उसकी नाक बजने लगी।